Hello friends, welcome to Success is the platform where you get the success in an easiest way. I hope सबके सब बहुत अच्छे होंगे, उम्दा तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे, खूब नॉलेज गेन कर रहे होंगे, खूब कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे अपने, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा कर रहा होगा। सो प्यारे दोस्तों, क्या करने वाले हैं आज हम? अब जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो पिछले वीडियो में कवर अप करवा दिए थे, बट इस वीडियो के अंदर प्यारे दोस्तों मैं आज आपको वो कराने वाला हूं जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर अप नहीं कराया था। ठीक है, सो देखिए कौन कौन से बचे हैं अपने, मैं पहले वो लिख देता हूं। अपने पास बचा है क्लोराइड, नाइट्रोजन, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, क्लोराइड बचा है, नाइट्रोजन बचा है, कुछ मेटल्स बचे हैं, फ्लोराइड बचा है, गैसेस बची हैं। ठीक है, ये अगर मेरा टाइम लिमिट के अंदर अंदर कवर अप हो जाता है तो मैं इसके बाद आपको बायोलॉजिकल क्वालिटी वाटर पैरामीटर्स भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। अभी भाई जानते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, सॉरी क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोराइड के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, मैं इस वीडियो के अंदर मेन पॉइंट से आप लोगों को लिखवा रहा हूं क्योंकि यार जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस वही लिखवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, क्लोराइड का पॉल्यूशन अगर आपको अपने पानी के अंदर मिलता है प्यारे दोस्तों, तो हमेशा याद रखना कि इट इंडिकेट्स द पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। एक बात याद रखेंगे हमेशा कि इसके अंदर जो मुझे पॉल्यूशन मिलता है वो ज्यादातर 98% वो मुझे इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण ही मिलता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखेंगे हमेशा। अच्छा, अभी बात आती है कि क्लोराइड को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना है आपको कौन सा मेथड यूज होता है इसके अंदर। नाम जरूरी है, पेपर में पूछ सकता है आपसे। मोहर एंड अर्जेंटोमेट्रिक मेथड ऑफ क्लोराइड, ये बात याद रखनी है आपको। इस मेथड की हेल्प से मैं अपने क्लोराइड कंटेंट को निकालता हूं। अच्छा, कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। क्लोराइड कंटेंट पानी के अंदर कैसे निकाला जाता है? अपने वाटर सैंपल को, वाटर सैंपल WS को मैं वाटर सैंपल लिख रहा हूं, वाटर सैंपल को मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ टाइट्रेट करवाता हूं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। टाइट्रेट करवाता हूं किसको यूज करके? यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। याद रखेंगे, इसको बोला जाता है पोटेशियम क्रोमेट। मैं लिख देता हूं पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, अभी कैसे इससे हम पता लगाते हैं दोस्तों, ये बात याद रखेंगे कि जब पोटेशियम क्रोमेट के साथ पहली बात जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट मिलता है तो यहां पर एक रेड कलर फॉर्मेशन होती है मेरी। याद रखना है आपको कि यहां पर एक रेड कलर फॉर्मेशन होती है, और जब सिल्वर नाइट्रेट मेरा वाटर सैंपल में प्रेजेंट क्लोरीन के साथ मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट जब मेरा क्लोरीन के साथ मिलता है, क्लोराइड आयन जो मेरे वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, तो ये क्या फॉर्म करता है? AgCl। ये होती है मेरी PPT। याद रखेंगे, और कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर की। तो प्यारे दोस्तों, जब मैं पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में अपने वाटर सैंपल को सिल्वर नाइट्रेट के साथ टाइट्रेट करवाता हूं तो यहाँ व्हाइट कलर की PPT फॉर्म होती है। ये क्या कंफर्म करती है कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, और इसका जितना भी अमाउंट मेरा बनता रहेगा वो मुझे बताता रहेगा कि इतनी ज्यादा क्लोरीन मेरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब यहां पर बात आती है प्यारे दोस्तों कि इसकी लिमिट कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। क्लोराइड की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है जेंटलमैन, वो है मेरी 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एंड द परमिसिबल लिमिट फॉर द क्लोराइड कंटेंट इज 1000 मिलीग्राम पर लीटर। ये बात आपको याद रखनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और आज से पहले गेट के अंदर ये वाला जो कंसेप्ट है कि कौन सा, एक तो नाम आ चुका है मोहर एंड अर्जेंटोमेट्रिक, दूसरे मैचिंग द कॉलम्स में ये क्वेश्चन आया था कि हम किसके साथ उसको टाइट्रेट करवाते हैं क्लोराइड पता लगाने के लिए, तो गेट में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं SSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है। सेकेंड अपना कंसेप्ट आता है नाइट्रोजन के बारे में। देखिए नाइट्रोजन,
आपको पता है प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन जो होता है एक गंदा पॉल्यूशन है हमारे लिए। कई हद तक बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है नाइट्रोजन। फायदेमंद भी है कुछ हद तक, बट नुकसानदायक बहुत ज्यादा हो सकता है अगर अपनी मात्रा से ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहली बात आती है कि नाइट्रोजन होता किस वजह से है। लिखेंगे इट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर 95% मेरे को ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही अपना नाइट्रोजन मिलता है अपने वाटर सैंपल के अंदर। यार दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि ये नाइट्रोजन जो है ये जनरली 4 तरीके की फॉर्म में मेरे पास आता है। कैसा कैसा? पहली फॉर्म होती है प्यारे दोस्तों फ्री अमोनिया। पहली फॉर्म है मेरे पास फ्री अमोनिया। दूसरी फॉर्म है मेरे पास नाइट्राइट। तीसरी फॉर्म है मेरे पास नाइट्रेट एंड द फोर्थ फॉर्म इज ऑर्गेनिक अमोनिया। तो इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड गेट में क्वेश्चन आ चुका है और एसएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने ये 4 नाम लिखवाए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? फ्री अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट और ऑर्गेनिक अमोनिया। नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है जेंटलमैन NO2 नेगेटिव एंड द फॉर्मूला फॉर द नाइट्रेट इज गिवन टू मी एज NO3 नेगेटिव। ठीक है, इन तीनों को, जो नीचे की 3 है, इन तीनों को अगर मैं एक साथ बोलना चाहता हूं तो प्यारे दोस्तों मैं इनको एक साथ नाम देता हूं और उसको मैं कहता हूं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, द नेम गिवन टू दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और इसको बोला जाता है फ्री अमोनिया। ठीक है, याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट करके मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पर कि फ्री अमोनिया, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, प्लस में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इन दोनों को अगर मैं एक साथ नाम देना चाहता हूं तो जेंटलमैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसको बोला जाता है जदाल्स नाइट्रोजन। क्या बोला जाता है? जलदास नाइट्रोजन। लिख लेते हैं, जलदास नाइट्रोजन। इट इज इंपॉर्टेंट नेम, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ठीक है, पेपर में आपसे ये पूछ सकता है। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जेंटलमैन हम पढ़ते हैं फ्री अमोनिया के बारे में। फ्री अमोनिया क्या बताता है? ऑलवेज रिमेंबर कि फ्री अमोनिया अगर मेरे वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द रीसेंट पॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों आप लोगों को कि ये जो है मेरे पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि अभी अभी हुआ है। तुरंत का तुरंत जो पॉल्यूशन होता है, रिसेंट पॉल्यूशन, उसको ये डिनोट करता है मेरे पानी के अंदर। अच्छा, बात आती है हाउ टू मेजर इट। लिख लेते हैं, इसकी मेजरमेंट जो करी जाती है, मेजरमेंट इसकी करी जाती है। देखिए, बॉयल वाटर, पहला स्टेप, हम अपने पानी को जो है उबाल लेते हैं। उबालने पर द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेटेड इज मेजर्ड। ठीक है, जो अमोनिया गैस मेरे पानी को उबालने से निकलती है, मैं उस अमोनिया गैस को मेजर कर लेता हूं। उसी से मुझे पता लगता है कि कितनी मेरी फ्री अमोनिया मेरे पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसका लिमिट कितना होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक ही लिमिट होता है, वही मेरा परमिसिबल लिमिट है। हमेशा याद रखेंगे आप, इसका परमिसिबल लिमिट कितना होता है जेंटलमैन? 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। 0.15 मिलीग्राम पर लीटर जो है इसका परमिसिबल लिमिट होता है। यही एक्सेप्टेबल लिमिट है, कुछ भी इसमें से अलग नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट, ये पता नहीं क्या क्या आ जाता है बीच में बार बार, इसकी वजह से दिक्कत होती है हमेशा। चलिए आगे मेरी बात आती है ऑर्गेनिक अमोनिया के बारे में। ऑर्गेनिक अमोनिया के बारे में जेंटलमैन हम लोग पढ़ेंगे। इसको देखिए कैसे, पहली बात तो इसका एक अनदर नेम होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जेंटलमैन यहाँ पर इसका जो नेम होता है वो होता है एल्बुमिनॉइड। ये पूछ सकता है आपसे व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ऑर्गेनिक नाइट अमोनिया, या फिर एल्बुमिनॉइड किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन में आप लोगों से ये पूछ सकता है। अच्छा, ऑर्गेनिक वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखना चाहूंगा इट is only present in the water sample due to the organic matter। ये यहां मैं लिखना चाहूंगा it indicates, या फिर मैं लिखना चाहूंगा its presence is only due to the decomposition of organic matter।
आई होप जेंटलमैन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इसकी जो प्रेजेंस होती है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होती है। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उस वजह से मेरा ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, बात आती है प्यारे दोस्तों कि हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं। देखिए, इसको मेजर करना बहुत ही आसान है। इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे। जो मेरा ऑलरेडी बॉइल्ड सैंपल है, ऑलरेडी बॉइल्ड सैंपल, उसको मैं दोबारा से बॉइल करता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पर बॉइल ऑलरेडी बॉइल्ड सैंपल एंड द अमोनिया गैस लिबरेटेड इज मेजर्ड। क्या बोला मैंने यहां पर? जो पहले से आपने बॉईल कर रखा है, जिसमें से आपने फ्री अमोनिया मेजर करा था, अब उसको दोबारा से बॉईल करो। उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो टूट जाएगा और उसमें से अमोनिया गैस लिबरेट करेगा। उस अमोनिया गैस को मैं क्या करता हूं, मेजर कर लेता हूं दोबारा से। फिर मुझे पता लगता है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है। एक नोट करके लिखते हैं जेंटलमैन, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस मेजरमेंट इज डन बाय is done by addition of reducing agent। यहां पर मैं एग्जांपल नहीं, यहां पर मैं सिंपल लिखना चाहूंगा एडिशन ऑफ KMnO4। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसमें मिलाते हैं दोस्तों, उसकी हेल्प से मैं इस प्रोसेस को करता हूं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या है? KMnO4। KMnO4 को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट। आई होप जेंटलमैन क्लियर हो रहा होगा कंटेंट आप लोगों को। अभी बात आती है, अगला मेरा आता है नाइट्राइट। आई हैव टोल्ड यू द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइट, दैट इज NO2 नेगेटिव। व्हाट डज इट एक्चुअली सिग्निफाइज? हमेशा याद रखेंगे कि ये मेरे ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन को रोकता है। इट एक्चुअली reduces the decomposition of organic matter। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों आप लोगों को, या मैं कहना चाहूंगा कि ये ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन को रोकता है, या फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये उसको होने ही नहीं देता, या फिर पार्शियल डिकम्पोजिशन होने देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मेरे ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिकम्पोजिशन नहीं होने देता। तो जब डिकम्पोजिशन नहीं होने देगा तो कहीं ना कहीं मेरे पानी के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेगी, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज है मेरे लिए, ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। इट इज इंपॉर्टेंट टर्म, आप लोगों को याद रखनी है। देखिए, कलर मैचिंग टेक्निक से कैसे नापा जाता है इस चीज को? भाई, मेरे पास पहले से प्रीडेटेड कुछ सैंपल होते हैं और जैसा जैसा उनका कलर होता है मैं अपने सैंपल का कलर उनसे मैच करता हूं और उनका नाइट्राइट कंटेंट मैं वहां से पता लगा लेता हूं। ठीक है, कुछ इसी तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं। अभी बात आती है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें कलर क्यों फॉर्म होता है। लिख लेते हैं, कलर फॉर्म ड्यू टू, इस कंपाउंड में नाइट्राइट में कलर फॉर्म किस वजह से होता है? ड्यू टू, पहला कंपाउंड मेरा आता है सल्फोनिक एसिड एंड द सेकंड कंपाउंड इज नेफ्थामीन। याद रखेंगे यहां पर प्यारे दोस्तों, नेफ्थामीन। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड है जिनकी वजह से इसमें कलर प्रोड्यूस होता है। अब एक बात बताओ कि यार जब मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा ये बहुत ही नुकसानदायक चीज है कि मेरे ऑर्गेनिक मैटर को भी टूटने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये मेरे पानी में प्रेजेंट हो? बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो याद रखेंगे इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है? इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है ही नहीं कुछ। एक्चुअली में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये मेरे पानी में प्रेजेंट हो, इसलिए 0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को ऑर्गेनिक एमोनिया की लिमिट नहीं लिखवाई है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ऑर्गेनिक एमोनिया की जो लिमिट है मैं यहां लिख रहा हूं, इसकी जो लिमिट है जेंटलमैन वो कितनी है? 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे मेरी बात आती है नाइट्रेट की। नाइट्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नाइट्रेट का मैंने आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला बताया था, NO3 नेगेटिव।
देखिए नाइट्रेट क्या करता है, इसकी बहुत अच्छी खास बात होती है कि इट कॉजेज कंप्लीट डीकंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, कंप्लीट डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। याद रखेंगे कि मेरे को जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी कंप्लीट डीकंपोजिशन में ये बहुत हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है ये। सेकंड पॉइंट की बात आती है, अगर ये थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए, इफ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए तो मेरे लिए ये नुकसानदायक भी है। एक्चुअली में मेरे लिए नहीं, मैं कहना चाहूंगा इफ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इट कॉजेज ब्लू बेबी डिजीज टू इन्फेंट्स का मतलब होता है जो नए नए बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज को हम लोग इन्फेंट्स कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्लू बेबी डिजीज क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा, वहां से आप लोगों को मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ से एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ब्लू बेबी डिजीज का बायोलॉजिकल नेम क्या है। यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा ब्लू बेबी डिजीज का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है पेपर के अंदर। याद रखेंगे इसका बायोलॉजिकल नेम है मैथमोग्लोबिनेमिया, लिख लेते हैं मैथमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये छोटे पेपर में पूछ सकता है, मैथमोग्लोबिनेमिया। अभी एक बात यहां से बात आती है कि हम लोग नाइट्रेट को मेजर कैसे करते हैं। इट इज ऑल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कलर मैचिंग टेक्निक। याद रखना है जेंटलमैन आप लोगों को कि कलर मैचिंग टेक्निक की हेल्प से ही हम इसको भी मेजर करते हैं। यहां पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कलर मैचिंग टेक्निक से मेजर तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें कलर फॉर्म किस वजह से होता है, तो लिख लेते हैं कलर फॉर्म्ड ड्यू टू फिनोल डाइसल्फोनिक एसिड, लिख लेते हैं यहां पर फिनोल डाइसल्फोनिक एसिड एंड KOH is known as पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप ये आपको पता होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नाइट्राइट में कलर फॉर्म कौन करता है, मैंने बताया था नाइट्रेट के अंदर फॉर्म करता है नेफ्थामीन और सल्फोनिक एसिड। नाइट्रेट के अंदर कौन कलर फॉर्म करता है, फिनोल डाइसल्फोनिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवाता हूं, एक प्रोसेस के बारे में जनरली पेपर में आया हुआ है, डीएमआरसी और एसएससी दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आया है, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो जेंटलमैन याद रख, यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को नाइट्रिफिकेशन के बारे में। व्हेन एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, तो उस प्रोसेस को मैं कहता हूं नाइट्रिफिकेशन होना। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जिसमें नाइट्रेट्स, लिख लेते हैं पहले डीनाइट्रिफिकेशन, इट इज नोन एज द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स जो होते हैं मेरे, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं जब, तो मैं इस प्रोसेस को कहता हूं कि ये मेरा डीनाइट्रिफिकेशन हो गया है। मैं एक यहां पर प्रोसेस लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए, एसएससी और डीएमआरसी दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरा एमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना, और नाइट्रेट से मेरे पास नाइट्रोजन बना। किस चीज की हेल्प से बनता है, ये मेरे लिए जरूरी है। याद रखेंगे, द बैक्टीरिया विच इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द नाइट्राइट फ्रॉम द एमोनिया इज नाइट्रोजोनोमस। नाइट्रोजोनोमस बैक्टीरिया इसका नाम है, ये पेपर में पहले आ चुका है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। नाइट्रोजोनोमस बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया जो मेरा नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में हेल्प करता है उसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाने में हेल्प करता है उसको कहते हैं पैरासोकस डीनाइट्रिफिकेंट्स। क्या बोला यहां पर, पैरासोकस डीनाइट्रिफिकेंट्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए।
तो मैं दोबारा से बोल देता हूं, अमोनिया से नाइट्राइट में बनाना है तो नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बनाना है तो नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रेट से नाइट्रोजन को दोबारा डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, पैरासोकस डीनाइट्रिफिकेंट्स। ठीक है, अगला मेरा कंटेंट आता है जेंटलमैन यहां पर फ्लोराइड्स। स्पेलिंग पर मत जाना मेरी, ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना, यहां पर फ्लोराइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं। देखिए फ्लोराइड्स के मेन पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा। अगर मेरे वाटर सैंपल के अंदर मेरा फ्लोराइड 1 मिलीग्राम पर लीटर तक प्रेजेंट है, लेस देन और इक्वल टू 1 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ टीथ, लिख लेते हैं, ग्रोथ ऑफ टीथ प्लस रिड्यूसिंग कैविटीज इन टीथ। मेरे टीथ में कैविटीज को कम करने में हेल्प करेगा, दूसरा मेरे टीथ की ग्रोथ को हेल्प करता है अगर ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम या उसके बराबर है तो। लेकिन अगर ये 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो गया, बराबर नहीं ज्यादा लिखना चाहूंगा, ये बराबर नहीं इससे ज्यादा, ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा हो गया जेंटलमैन तो ये नुकसानदायक भी होता है। एक्चुअली में इट कॉजेज डीकलराइजेशन ऑफ द टीथ, जो मेरा सफेद कलर होता है दांतों का, ये उसको खोने में हेल्प करता है फिर मेरी, अगर ये ज्यादा हो जाता है, डीकलराइजेशन ऑफ द टीथ, एंड इट ऑल्सो कॉजेज मोल्टिंग इन द टीथ, मोल्टिंग इन टीथ। अच्छा, मोल्टिंग क्या होती है मैं इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए आपने देखे होंगे कई लोगों के दांत जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं ऐसे, ठीक है, और कईयों के दांत होते हैं जो बिल्कुल खुले खुले से होते हैं, कुछ ऐसे कलर के, मतलब ऐसे तरीके से, किसी की शेप बिगड़ी हुई होती है, खुले दांत होना। तो इस तरह के जो दांत होते हैं प्यारे दोस्तों, इसको मैं कहता हूं ये मेरे मोल्टिंग प्रोसेस हो चुका है दांतों के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट करके यहां पर याद रख लो कि अगर मेरे पानी के अंदर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा फ्लोराइड प्रेजेंट हो गया है तो इट कॉजेस बॉन्स फ्लोरोसिस। क्या बोला मैंने यहां पर, इट कॉजेस बॉन्स फ्लोरोसिस। ये क्या होता है, बॉन्स फ्लोरोसिस को मैं डिफाइन करूंगा कि ये मेरी बॉन्स को खराब कर देता है, डिस्ट्रक्शन इन बोन्स। मेरी बात समझ में आई होगी, उनको कमजोर कर देना, उनकी शेप बिगाड़ देना। तो इस तरह का जो मेरे पास डिफेक्ट आता है मैं उसको कहता हूं कि ये मेरे पास बॉन फ्लोरोसिस हो गया है। तो इसकी अगर मैं लिमिट की बात करता हूं जेंटलमैन, तो इसकी लिमिट कितनी होती है, इसकी लिमिट, फ्लोराइड की जो लिमिट है, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द फ्लोराइड कितनी है प्यारे दोस्तों, वो है 1 मिलीग्राम पर लीटर, एंड परमिसिबल लिमिट जो है वो कितनी है, परमिसिबल लिमिट है जेंटलमैन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैं यहां पर ओवरऑल कहना चाहता हूं कि 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में मेरा फ्लोराइड जो है चल जाता है, ठीक है। चलो आगे आती है मेरी मेटल्स की बात। अब देखिए आपको पता है कि मेटल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टॉक्सिक मेटल, एक होता है नॉन टॉक्सिक मेटल। टॉक्सिक मतलब जहरीला और नॉन टॉक्सिक मतलब वो जहरीला नहीं है। तो गेट में इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, किसी भी पेपर में पूछ सकता है। पहले मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूंगा टॉक्सिक मेटल के, जैसे कि हो गया मेरे पास सिल्वर, आर्सेनाइड, कैडमियम, लेड, मरकरी एटसेट्रा। ये 5 नेम बहुत जरूरी हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, Mn पॉजिटिव एटसेट्रा। तो ये जो मेरे नाम है ये है नॉन टॉक्सिक मेटल्स और ये है मेरे पास टॉक्सिक मेटल्स। तो अब देखिए टॉक्सिक मेटल्स के बारे में अपने को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम ये कह देते हैं कि टॉक्सिक मेटल मेरे पानी के अंदर होना ही नहीं चाहिए। और नॉन टॉक्सिक मेटल है वो थोड़ा बहुत चल जाता है, तो उसके बारे में जरूरी है पढ़ना कि कितना एक्चुअली में जरूरी है मेरे को टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक मेटल अपने पानी के अंदर, ताकि वो मेरे को नुकसान ना दे। अभी बात आती है कि सोडियम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए सोडियम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिखवा देता हूं ज्यादा, कि सोडियम अगर मेरे पानी के अंदर एक्सेस अमाउंट में हो गया, इफ प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, देन इट विल अटैक टू माई किडनी
एंड हर्ट। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि सोडियम अगर ज्यादा हो गया तो ये कहाँ आपको अटैक करेगा, तो किडनी में और मेरे हार्ट में ये अटैक कर सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों कि अगर सोडियम ज्यादा प्रेजेंट है मेरे पानी के अंदर, इट मेक्स द वाटर, मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, इट मेक्स द वाटर सैंपल कॉरोसिव। समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये वाटर सैंपल को कॉरोसिव नेचर का बना देता है, कि जिस भी पाइप के अंदर मैं अपने वाटर सैंपल को रखूंगा वो जंग लगवा देगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो ये टॉक्सिक भी प्रूव करता है अपने आप को प्लांट्स के लिए, कि मैं उस पानी को प्लांट्स में नहीं देख सकता। तो लिख देते हैं प्रूव्स टू बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स। मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने मेन पॉइंट्स ही आप लोगों को लिखवाए हैं जो बहुत जरूरी है, आएगा तो इसी में से ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी लिमिट कितनी होती है। इसकी लिमिट होती है जेंटलमैन 20 से लेके 250 मिलीग्राम पर लीटर तक। ये बात आपको याद रखनी है कि इट्स लिमिट इन द वाटर सैंपल शुड बी इन बिटवीन 20 से 250 मिलीग्राम पर लीटर। एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात लिख लो कि हमें प्रतिदिन कितनी सोडियम अपनी खाने की मात्रा में या कैसे भी लेनी चाहिए अपनी बॉडी के लिए। तो लिख लेते हैं वी शुड कंज्यूम अप टू 5 ग्राम पर डे ऑफ सोडियम। हमें हर तरीके से सोडियम को सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम तक ही लेना चाहिए एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो मेरे को ये नुकसान प्रूव कर सकता है, मेरी किडनी और हार्ट को नुकसान दे सकता है। अगली मेरी बात आती है आयरन एंड मैंगनीज के बारे में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि आयरन और मैंगनीज अगर मेरे ज्यादा प्रेजेंट हो जाए, आयरन अगर मेरा 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा प्रेजेंट हो जाए और मैंगनीज जो है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा प्रेजेंट हो गया, तो मैं कहता हूं कि ये जो है मेरे पानी में कलर प्रॉब्लम कॉज कर देगा। लिख लेते हैं इफ यहां पर प्यारे दोस्तों लिखता हूं मैं, इफ बोथ एलिमेंट्स प्रेजेंट greater than the given ratio, greater than the given amount, it causes color problem। यहां पर मैं प्रॉब्लम नहीं, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा it causes color फॉर्मेशन इन द वाटर सैंपल। मेरे पानी के अंदर ये कलर कर देगा, तो कलर वाला पानी तो मैं वैसे भी जल्दी से यूज नहीं करता, ये बात आपको पता है। और यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि आयरन एंड मैंगनीज जो है ये कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी का काम करता है, एनर्जी के सोर्स का काम करता है। आयरन और मैंगनीज एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह ये उनके लिए एक्ट करता है। अभी बात आती है कि चलो अब मैं मेन पॉइंट लिखवा देता हूं, एक बहुत जरूरी टेक्निकल पॉइंट है इससे रिलेटेड, कि अगर ये दोनों मेरे पानी में प्रेजेंट है ना, यहां पर लिख लेते हैं इट कॉजेज लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट कॉजेज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर सैंपल। कैसे? देखिए आयरन जो होता है ना, ये ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर प्यारे दोस्तों क्या फॉर्म कर देता है? आयरन हाइड्रोक्साइड। और ये जो होता है ये जनरली पीपीटी होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, यानी मेरे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सिमिलरली मैंगनीज जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैंगनीज ऑक्साइड बना देता है, MnO2 जो है फॉर्म कर देता है। ये भी एक पीपीटी नेचर का होता है, ये भी सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेन पॉइंट लिखवा दिया कि ये जो है ऑक्सीजन की कमी कॉज कर देते हैं मेरे पानी के सैंपल के अंदर। अभी आयरन की लिमिट की बात आती है। आयरन की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है? मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा 0.1, और परमिसिबल लिमिट कितनी है इसकी? 10% इंक्रीज कर देते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और अगर मैं मैंगनीज की बात करना चाहूं तो मैंगनीज की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है जेंटलमैन? वो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। और अगर मैं इसकी परमिसिबल लिमिट की बात करना चाहूं आप लोगों के लिए तो 10% इंक्रीज कर दो। देखो यहाँ 0.1 था
उसका 10% 1 हो जाता है, इसका 10% 0.5 हो जाएगा। तो ये है मेरी इसकी परमिसिबल लिमिट। आई होप समझ में आया होगा। अभी बात आती है कॉपर की। कॉपर पढ़ लेते हैं, कॉपर के बाद गैसेस के बारे में पढ़ा दूंगा, फिर आपका केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो जेंटलमैन, अगली मेरी बात आती है कॉपर की। कॉपर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, कॉपर, सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉपर का नुकसान क्या है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स, या मैं लिखना चाहूंगा सिंपल, इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन को मेरे ये सीधा सीधा अटैक करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके बाद बात आती है कि अगर ये मेरा ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा प्रेजेंट है मेरे पानी के अंदर, तो इट कॉजेज, यहां पर लिखना चाहेंगे, इट कॉजेज लैक्सेटिव इफेक्ट। लैक्सेटिव इफेक्ट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरे को ये मोशन कॉज कर देता है, मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज कर देता है, मोशन कॉज करता है, ठीक है। अगली मेरी बात आती है कि इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट की अगर मैं इसकी बात करना चाहूं प्यारे दोस्तों, तो वो कितनी है, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। और परमिसिबल लिमिट की मैं बात करना चाहूं तो ये मेरी हो जाएगी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब डायरेक्ट आते हैं गैसेस पर। देखिए, गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, पता भी होना चाहिए हमें इसका। गैसेस की बात करते हैं। देखो, आपको पता है आपके पानी के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। कौन कौन सी, अमोनिया प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, H2S प्रेजेंट है, एटसेट्रा। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन योर वाटर सैंपल। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा मीथेन के बारे में। मीथेन क्या है? देखो, आपको पता है गैसेस जनरली किस लिए प्रेजेंस होती है। गैसेस बहुत बड़ी हेल्प करती है मेरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। जो मेरे पानी के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जीने में, प्लांट्स को हेल्प करती है कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस होने में। तो मैं लिखना चाहूंगा इट एनहेंसेस, इट यूज्ड, या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट यूजेस इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ये याद करना है आपको, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, ठीक है। CH4 कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बहुत हेल्प करती है। दूसरा इसका मेन पॉइंट यही है कि इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है। कहीं ना कहीं धमाके वाली गैस होती है, तो मैं लिखूंगा एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है। आगे बात आती है कि ये कहां पर फॉर्म होती है। लिखेंगे यहां पर इट इज फॉर्म्ड नियर, या फिर इन, मैं कुछ भी लिख सकता हूं इसका, सीवर्स में फॉर्म होती है ये मेरे, याद रखेंगे आपको। मार्शी एरियाज में फॉर्म होती है, मार्शी एरियाज में फॉर्म होती है। दूसरा पैडी फील्ड्स में फॉर्म हो जाता है। तो ये याद होना चाहिए कहां कहां पर फॉर्म होती है। कहीं ना कहीं एक नाम याद रखोगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएंगे, तो याद रखने में इजी रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगली मेरी गैस की बात आती है CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो सबको पता होता है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, CO2 प्लांट्स में बहुत हेल्प करता है जीने में। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कार्बन को एनर्जी का सोर्स यूज करते हैं, ये आपको मैंने बताया था, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। यानी मैं लिखना चाहूंगा इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। पहला पॉइंट इसका, इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सेकंड पॉइंट मेरा आता है कि ये पानी में क्या क्या एक्चुअली में फॉर्म करता है, क्या क्या कॉज कर देता है। देखो, मेरे को पता है कार्बन डाइऑक्साइड से मैं अपना कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता हूं आराम से, ठीक है। मतलब मैं नहीं, ये अपने आप ही फॉर्म कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड। और जब एसिड फॉर्म होता है तो ये कोरोसिव नेचर का तो बन ही गया अपने आप ही। मेरी बात समझ में आई होगी जेंटलमैन एज वेल एज जेंटल लेडीज, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनना बहुत आसान है। तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से ये कहीं ना कहीं कोरोसिव नेचर का हो गया, बिकॉज एसिड फॉर्म हो गया, तो ये pH कम करेगा। जब pH कम करेगा तो कोरोसिव नेचर का ये हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 3-4 पॉइंट मैंने जो बताए हैं इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अभी बात आती है अगली मेरी गैस की, वो है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में एक कॉमन सा पॉइंट मेरे को बचपन से पता है कि ये क्या करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की बदबू कॉज कर देता है मेरे पानी के अंदर। रोटन एग स्मेल कॉज करता है मेरे पानी के अंदर। मेरी बात समझ में आई होगी। इट कॉजेज रोटन एग स्मेल इन द
वाटर सैंपल। और ये फॉर्म क्यों होती है? देखो, इट इज फॉर्म्ड जनरली, आपको पता है इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, और सल्फर कहां से आएगा? ऑर्गेनिक सल्फरस कंपाउंड जो होते हैं वहीं से आएगा। तो लिखूंगा इट फॉर्म्ड ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फरस कंपाउंड्स। आई होप जेंटलमैन समझ में आया होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑर्गेनिक सल्फरस कंपाउंड से ही फॉर्म होगा क्योंकि उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मेरी बात आती है ऑक्सीजन की। देखो, ऑक्सीजन का तो बहुत जरूरी है पढ़ना हम लोगों के लिए, और आपको पता भी होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक्चुअली गेट में आ भी चुका है पहले। कैसे आया है? देखो, ऑक्सीजन आपको पता है क्यों क्यों जरूरी है। देखो यार, ऑक्सीजन तो इवन हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, प्लांट्स के लिए भी इवन जरूरी है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको भी पता होना चाहिए। क्यों? इट इज वेरी नेसेसरी गैस फॉर एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है। इवन इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस ऑल्सो, मतलब हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, ओके, द जेंटलमैन क्वेश्चन अराइजेस, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि सैचुरेशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। सैचुरेशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती क्या है, इसके बारे में सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। भाई देखो, मैं बोलना चाहूंगा सैचुरेशन का मतलब होता है कि अब और ज्यादा नहीं घुल सकती, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है जहां पर ऑक्सीजन जितनी ज्यादा घुलनी थी वो घुल चुकी है। तो यहां पर कहना चाहूंगा एट एनी टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर लिखेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर सैंपल, उसको कहा जाता है सैचुरेशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों आप लोगों को कि सैचुरेशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है। अब बात आती है कि हाउ टू मेजर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज डन बाय विंकलर्स मेथड। इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद होना चाहिए, विंकलर्स मेथड। ठीक है, क्या करते हैं इस मेथड के अंदर, जरा सा इसको पढ़ते हैं। मैंने इसको अंडरलाइन करा है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, विंकलर्स मेथड। देखिए, आपके पास वाटर सैंपल है, अगर इसके अंदर प्यारे दोस्तों डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, अगर आपके वाटर सैंपल के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो आप क्या करोगे, अपने वाटर सैंपल को अगर आप मैंगनीज सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हो, ये क्या है, मैंगनीज सल्फेट, लिख लेते हैं मैंगनीज सल्फेट। क्लियर है? अगर मैं अपने वाटर सैंपल को मैंगनीज सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस KI, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में अगर मैं अपने वाटर सैंपल को मैंगनीज सल्फेट से रिएक्ट करवाता हूं, तो एक्चुअली में ये फॉर्म कर देता है यहां पर मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्चुअली में PPT होती है व्हाइट कलर की, ये बात याद होनी चाहिए, पूछ सकता है आपसे पेपर के अंदर। तो ये व्हाइट कलर की PPT जो है, व्हाइट कलर की PPT जो है प्यारे दोस्तों, ये सेटल डाउन हो जाती है, तो मेरे को पता लग जाता है कि मेरे पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर वाटर सैंपल के अंदर मेरी डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो मेरी वाटर सैंपल के अंदर अब प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जरा सा देखते हैं इस चीज को भी। देखिए, वाटर सैंपल को वही चीज है, वाटर सैंपल को जब आप मैंगनीज सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड KI, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, यहां पर ये फॉर्म कर देता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों आप लोगों को, मैंगनीज डाइऑक्साइड ये फॉर्म कर देता है, रेड कलर की फॉर्मेशन होती है, मुझे पता लगता है वहां से कि मेरे पानी के अंदर अभी ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व है। अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर दोबारा से H2SO4 मिलाता हूं या कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन मिलाता हूं, तो ये क्या करता है, यहां से I नेगेटिव प्लस में I नेगेटिव फॉर्म करता है, वहां से दोबारा I2 फॉर्म कर देता है। मैं कहना चाहूंगा कि आपके आयोडाइड की ऑक्सीडेशन कॉज कर देता है।
फर्दर यहां से ये I2 जो है ये I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करने के बाद I3 नेगेटिव फॉर्म करता है, जिसको मैं कहता हूं आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको मैं कहता हूं आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर जो होता है जेंटलमैन वो होता है ब्लू कलर। क्लियर है, ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है मेरा यहां से। अब देखिए मैं इस ब्लू कलर फॉर्मेशन में अपना सोडियम थेरोसल्फाइड मिलाता हूं, Na2S2O3 जब मिलाता हूं इसके अंदर, उसका कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, 0.01 N। ये क्या करता है, इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देता है। डीकलराइज का मतलब है इसमें से ये कलर जो है मिटा देता है। तो जितना भी अमाउंट इसका मुझे चाहिए होगा, इसका मुझे कितना अमाउंट चाहिए होगा, अमाउंट ऑफ दिस टू डीकलराइज ब्लू सॉल्यूशन हेल्प्स मी टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। यहां से मुझे अपने डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में पता लगता है कि एक्चुअली में मेरी डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कितनी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो आई होप प्यारे दोस्तों ये सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ओवर हो चुका है आपका। लेक्चर की लेंथ इतनी ही रखते हैं। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करवा देता हूं। बहुत छोटा सा है वो पार्ट, तो जल्दी जल्दी कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, पूरा का पूरा जो मैंने समझाया है वो अच्छा लगा होगा। सो जेंटलमैन एक ही आपसे बात कहनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करिए, क्योंकि आपको पता है हमने स्टार्टअप करा है तो आपको सब्सक्राइबर यहां पर लाने हैं ज्यादा से ज्यादा, और आप लोगों के लाइक्स कम आ रहे हैं वीडियो पे। लाइक्स जरूर करा करो, हम लोगों को जब भी फीडबैक मिलता है आपके लाइक से। ठीक है, सो लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो, देश का भला करते रहो, खूब पढ़ते रहो और अपना अपना रिजल्ट जो अच्छा लाना चाहते हैं वो लाओ यार। माँ बाप का भी भला करो, देश का भी भला करो, हम बस यही कहना चाहेंगे आपको। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद मेरे साथ इस लेक्चर में बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। याद रखना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो यार, सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करो और लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करो। आप लोग समझ सकते हैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए ये इतना बड़ा जो हम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रिएट, वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए हो रहा है। ठीक है, चलते हैं, बाय।